देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कोआसर्वेट एंड माइक्रोस्फीयर। कोआसर्वेट एंड माइक्रोस्फीयर में डिफरेंस आता है। व्हाट इज कोआसर्वेट एंड व्हाट इज माइक्रोस्फीयर? So this is collectively called as what? Now collectively called as protobionts. Protobionts. So this is protobiont. Protobionts, two types. एक है coacervate. Second is microsphere. Pro means ancient. Bionts means life. इसको हम लोग ancient life बोलते हैं, but it is not treated as a life. It is called as protobionts, but it is not a life. ये question पूछेगा कि coacervate is a first life, microsphere is a first life, true or false? Na false. It is not the first life. Why? Na because the reproduction capacity is absent. So what is the definition of coacervate? Na coacervate, first of all, it is proposed by Oparin. Whereas microsphere is proposed by Sidney Fox. साइंटिस्ट का नाम याद रख सकते हैं आप. Coacervate is actually a mixture of large protein and carbohydrate. Mixture of large protein and carbohydrate. So just see the difference. Microsphere क्या है? That is a mixture of large organic compound with cool water, thoroughly mixed to produce the structure called as what? The microsphere. ना समझिए बात को. कोआसर्वेट में सिर्फ प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है. लेकिन माइक्रोस्फीयर में देखिए लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड है. लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ये इंडिकेट आपको कर रहा है कि उसमें सब होगा. क्या होगा? ना प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, न्यूक्लिक एसिड भी होगा एंड लिपिड भी होगा. ऑल प्रेजेंट, राइट? बट इन द कोआसर्वेट व्हाट इज एब्सेंट? लिपिड एब्सेंट है, न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट है ना. लिपिड नहीं होगा तो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन तो नहीं होगा ना. सेल होने के लिए लिपिड बाइलेयर होना चाहिए. न्यूक्लिक एसिड होगा तभी तो डीएनए होगा, तभी तो आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. तो as there is no present in the coacervate anything, here it is present in the microsphere, absent in the coacervate, and that is why it is cannot be treated as a first life. ये क्वेश्चन आता है. Not लिख देते हैं can't reproduce. So not treat as a first life. Important है. So protobiont, both coacervate and microsphere, not related or treat as a first life. ये बहुत important statement है. इसका cause मैंने आपको बता दिया. So what is the sequence? किस सीक्वेंस में एक्चुअली फॉर्म हुआ है? आपको अगर पूछा जाए कि फर्स्ट लाइफ जो फॉर्म हुआ तो वो क्या था? एनारोबिक था कि एरोबिक था? आप क्या बोलेंगे? एनारोबिक, सब जानते हैं. But the first life which is formed, it is a heterotroph or it is a autotroph? तो आंसर क्या होना चाहिए?
हेटेरोट्रॉप या ऑटोट्रॉप? सब जानते हैं ऑटोट्रॉप, लेकिन ये है गलत आंसर। फर्स्ट जो लाइफ हुआ था, दैट इज नो डाउट इट इज एनारोबिक, बट इट इज नॉट ऑटोट्रॉप। देखिए कंसेप्ट को समझने के लिए कोशिश करिए। कंसेप्ट ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाते हैं by means of photosynthesis. Inorganic into organic. Because their food is organic, they need to synthesize the inorganic into organic. But previous class में हमने पढ़ा था कि by means of the chemogeny धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो रहा है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब देखिए लास्ट में क्या फॉर्म हुआ था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर सी वाटर में पहले से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे कि फिर से इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाएंगे? अगर फूड रेडी है तो यू विल कंज्यूम इट डायरेक्टली। सो व्हाट इज द नीड ऑफ द सिंथेसिस अगेन, ऑल्दो इट इज प्रेजेंट देयर? So that is why they will consume there directly. So heterotroph हुआ कि autotroph हुआ? जैसे ही ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा अब उनको ऑर्गेनिक बनाना पड़ेगा। तो हेटेरोट्रॉप पहले होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑटोट्रॉप। सीक्वेंस यू नीड टू फॉलो। Origin of first line. Anaerobic chemoheterotroph. मैं सीक्वेंस दे देता हूं कैसे बना था। सीक्वेंस है, पहले वाला जो होगा एनारोबिक chemoheterotroph, इसके बाद क्या होगा, एनारोबिक chemoautotrophs। समझ में आया? इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, एरोबिक। कितना जल्दी आ जाएगा? ये केमोऑटोट्रॉप है, उसके बाद फोटोट्रॉप आएगा ना। थर्ड हो गया एनारोबिक फोटोट्रॉप्स, एंड इसके बाद आ जाएगा एरोबिक फोटोट्रॉप्स। हमेशा कंसेप्ट को लेके चलिए। इवोल्यूशन एक कंसेप्चुअल चैप्टर है। इवोल्यूशन का आप लोग समझते होंगे कि भाई ये रट्टा मारने वाला चैप्टर, बिल्कुल मैं नहीं समझता। इवोल्यूशन इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। देखिए इंटरेस्ट लगेगा, कुछ नहीं है इसमें, बस खाली आपको नॉलेज थोड़ा सा गेन करना है कंसेप्चुअली कि क्यों मैंने यहाँ पे केमोहेटेरोट्रॉप लगा, क्यों ये सीक्वेंस ऐसा है। कंप्लीट। So we are coming to the next, experimental evidence of chemical evolution or chemogeny. Experimental evidence of chemical evolution. It is actually experimented by Stanley Miller and Harold C. Urey, so called, इसको हम लोग बहुत सारे नाम लिखते हैं, इसको मिलर्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं,
मिलर्स यूरे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट भी उसको बोलते हैं। बहुत सारा नाम है, नॉट स्टिमुलेशन बट सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट था मैं आपको समझा देता हूं बाय टेकिंग द डायग्राम। Draw the diagram as soon as possible. पेन थोड़ा काम नहीं आ जाएगा। डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया है, खाली मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको विथ लेवलिंग। मैं लेवलिंग कर दूं, आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। मैं लेवलिंग करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आप उसके बाद करिएगा। नहीं तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आप कर सकते हैं मेरे साथ, दैट्स नॉट अ मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सपेरिमेंट किस चीज का है? एविडेंस ऑफ केमोजेनिक की बायोजेनिक? फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि दिस इज द एक्सपेरिमेंट नॉट टू एक्सप्लेन हाउ द फर्स्ट लाइफ कम्स, it is the explanation or experiment to prove the chemogeny has been occurred. अभी तक कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है कि लाइफ कैसे बना है, हम खाली एज्यूम करते हैं। लेकिन हमारे पास ये प्रूफ है कि केमोजेनी हुआ था अर्थ में, सिंपल केमिकल मॉडिफाई होके कॉम्प्लेक्स बना था, दैट इज केमोजेनी हैज बीन ऑकर्ड इन द अर्थ, दैट वी हैव प्रूफ, एंड दिस इज द केमिकल एविडेंस और दिस इज द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस which is proposed by, which is experimented by Millers and Urey. मिलर्स प्रोफेसर थे, यूरे उनका असिस्टेंट थे।
ठीक, कब हुआ था? 1953। देख लेते, दिस इज एक्चुअली ग्लास apparatus you have taken। पहले तो वो वाटर लिए, वाटर को हीट किए, मतलब बॉईल किए। यहाँ पे बॉईल करने से वाटर वेपर निकलेगा। बिफोर दैट पहले तो वो ग्लास apparatus को कंप्लीटली वैक्यूम कर दिए। Why it is completely vacuum? ना, वैक्यूम होने का मतलब है कि कोई भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ना बचे, क्योंकि वो जो केमोजेन हुआ था वो एनारोबिक था कि एरोबिक था? So here vacuum first it to made the apparatus completely anaerobic, so as to create the same condition what is actually occur in the primitive earth condition। इसीलिए पहले वो वैक्यूम दिए। वैक्यूम करने के बाद नथिंग, अभी वो बॉईल किए वाटर को, तो वाटर को बॉईल करने से ये वाटर मॉइस्चर और वेपर जाके स्टोर होगा। दिस इज एक्चुअली द गैस चैम्बर। एंड इस गैस चैम्बर में ये हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड दिस इज सपोज्ड टू बी द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये क्या हो गया ना, इलेक्ट्रोड। एंड इस इलेक्ट्रोड के थ्रू वो कितना चार्ज दिए थे, कितना आपको वोल्ट दिए थे ना, 75,000 वोल्ट। 75,000 वोल्ट वो सप्लाई किए थे इस इलेक्ट्रोड के थ्रू। एंड दे आल्सो प्रोवाइडेड 800 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया क्यों दिए इतना? प्रिमिटिव कंडीशन में लाइटनिंग था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना ज्यादा, थंडरिंग था। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना हाई एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी होगा, टेम्परेचर ऑफ द हार्ट इज वेरी हाई। सो ये उस कंडीशन को क्रिएट करने के लिए बस ट्राई किए कि हाई टेम्परेचर, हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइटनिंग एंड प्रिमिटिव कंडीशन दैट इज रिड्यूसिंग कंडीशन। नाउ इसमें ये क्या किए, अच्छा प्रिमिटिव कंडीशन में क्या क्या गैसेस था? मीथेन था, एमोनिया था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर था कि नहीं? यही चार केमिकल। ये वाटर तो ऐड हो गया, बाकी मीथेन, एमोनिया एंड हाइड्रोजन। मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन इज इन द रेशियो ऑफ व्हाट? ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन is in the ratio of what? Not 2:1:2 प्लस इसमें और क्या ऐड हुआ? वाटर ऐड हुआ कि नहीं? So these are the four chemical which is being introduced in what? Gas chamber। समझे? वाटर वेपर तो ऐड हो गया ऑटोमेटिकली, लेकिन बाकी तीनों का रेशियो क्या था? 2:1:2। अगर आपको क्वेश्चन दे देगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन, तो आंसर क्या होगा? 2:1। अगर घुमा दिया व्हाट इज द रेशियो ऑफ एमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन? क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों, ध्यान रखना। मैंने आपको मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन बनाया, हो सकता है कि एमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन क्वेश्चन में पूछे तो हो जाएगा 1:2, 2:2। ये तो डिपेंड करता है कि आप कैसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। नाउ दिस इज द स्पार्क। ये स्पार्किंग हुआ जब आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव को ज्वाइंट करेंगे बार बार, तो स्पार्किंग होगा कि नहीं? 75,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करें, तो सोचिए स्पार्किंग कितना सीवियर होगा। दिस इज द कंडेंसर। कंडेंसर क्या था? कूलेंट। कंडेंसर क्या है? जो कूल करता है। कैसे कूल करेंगे ना, इसके थ्रू आप कूल वाटर एंट्री कराइए एंड आउटलेट में क्या निकलेगा? हॉट वाटर। So because the cool water continuously supplying into the condenser, ये जो गैस है जो नीचे आएगा वो धीरे धीरे कूल होगा कि नहीं? कंसेप्ट सुनिए, कंसेप्ट ये है, when this different type of inorganic, इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक है?
Mostly inorganic or simple organic, right? When it is introduced in the gas chamber, under the reducing condition, under the high temperature, under the high electricity, तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे क्या हुआ, एक तो हाई टेम्परेचर, दूसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आप लोग पढ़े एनी केमिकल रिएक्शन विल बी स्टार्ट नीड एक्टिवेशन एनर्जी. तो हमने यहाँ पे दो एक्टिवेशन एनर्जी दिया प्लस तीसरा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रिड्यूसिंग. तो हमने पढ़ा था, क्लियरली लिखाया था, देखना कि व्हाट इज द एनर्जी सप्लाई ड्यूरिंग द प्रिमिटिव कंडीशन. चार कंडीशन मैंने लिखाया था, चेक करिए. रिड्यूसिंग, वोल्केनिक इरप्शन, इलेक्ट्रिसिटी, हीट ऑफ द अर्थ लिखाया था. तो उनमें से तीन ये दे दिए, सप्लाई कर दिए. अब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा कि नहीं. जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, सिंपल दे विल बी कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्स केमिकल नीचे की तरफ आएगा कि नहीं. एंड ये जो कॉम्प्लेक्स केमिकल नीचे की तरफ आएगा तो कंडेंसर के थ्रू पास करेगा, तो वो गैस चेंज होके ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा. आपको यहाँ पे छोटा छोटा ड्रॉप्स दिखेगा. एंड these drops are what? Complex or simple? एंड धीरे धीरे यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स केमिकल डिपोजिट हुआ. एंड मिलर्स जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें ये ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स केमिकल क्या मिला था, ना ग्लाइसिन, जो मिला था एग्जैक्टली क्या है, अमाइनो एसिड है कि नहीं, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड. These are the three different variety of what? Amino acids. तो दिए क्या थे वो रॉ मटेरियल में, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर. मिला क्या उनको, अमाइनो एसिड. सिंपल केमिकल टू कॉम्प्लेक्स केमिकल हुआ कि नहीं. दिस इज कॉल्ड एज केमोजेनी. रिड्यूसिंग कंडीशन में, हाई टेम्परेचर में, हाई इलेक्ट्रिसिटी में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ. तो ये एविडेंस प्रोवाइड करता है कि नहीं कि प्रिमिटिव कंडीशन में भी हुआ होगा ऐसे. कैसे पता चला, वो कैसे कंफर्म हुए कि बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रिसिटी एंड बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग कंडीशन दिस अमीनो एसिड हैज बीन फॉर्म्ड. वो कैसे जस्टिफाई किए, आप कैसे विश्वास कर लिए कि इसी वजह से ही अमीनो एसिड फॉर्म हुआ है. हो सकता है कि और कोई कारण रहे कि नहीं. साइंस ऑलवेज व्हेन, हाउ एंड वेयर. साइंस वही होता है जो दिमाग में क्वेश्चन आता है. इसको, उस एक्सपेरिमेंट को बेस करके आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज द प्रूफ. क्या प्रूफ है कि अमीनो एसिड जो यहाँ पे सिंथेसिस हुआ वो सिर्फ हाई इलेक्ट्रिसिटी, हाई टेम्परेचर एंड रिड्यूसिंग के वजह से हुआ है. हो सकता है कि और कोई कारण हो, है ना. साइंटिस्ट लोगों का काम है क्वेश्चन पूछना एंड क्वेश्चन का आंसर निकालना. तो कुछ साइंटिस्ट ये क्वेश्चन पूछे तो मिलर्स इस एक्सपेरिमेंट का सही तरीके से एक्सप्लेन किए. कैसे ना, वो बोले कभी आप केमिकल लैब में जाते हैं तो आप क्या खाली नॉर्मल एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट भी करते हैं. Why it is called as controlled experiment? Because that experiment is under my control. तो मिलर क्या किए ना, सेम ग्लास के apparatus और एक लिए, वहां पे ये तीनों कंडीशन को छोड़ दिए, निकाल लिए. मतलब ये तीनों कंडीशन दिए ही नहीं. नो हाई टेम्परेचर, नो इलेक्ट्रिक सप्लाई और स्पार्किंग. बाकी रिड्यूसिंग करके बाकी सब कांस्टेंट रहा, सब सेम रहा. बस ये दोनों कंडीशन को वहां पे इंपोज नहीं किए.
तो देखें कि भाई नो एमिनो एसिड, नो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज बीन फॉर्म्ड आफ्टर 18 डेज। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था कितना दिन के लिए हुआ था? 18 डेज के लिए। 18 डेज के बाद हमको मिला ये। तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट और नॉर्मल एक्सपेरिमेंट अब जब कंपेयर किए तो पता चल गया कि नॉर्मल एक्सपेरिमेंट में ये जो एमिनो एसिड फॉर्म हुआ इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? चलिए a separate controlled experiment has been done without temperature and electricity. To justify the chemogeny occurs due to activation energy supply. ठीक? तो मिलर्स एक्सपेरिमेंट आप लोग को समझ में आया? क्वेश्चन यहाँ से क्या है? 1953 मिलर्स एंड यूरे 75,000 volt 800 degree centigrade 18 days glycine alanine aspartic acid and रेशियो 2:1:2 किसका? मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन। इतना ही क्वेश्चन। So we are moving to the next topic, evolution of life forms. चले क्या? So I'm coming to the next page. Evolution of life forms. Charles Robert Darwin went on a famous voyage. शिप का नाम क्या है? HMS Beagle. So went on a famous voyage from 1831 to 1836, almost for the 5 years, to South America and Galapagos Island. ये याद रखना। तो गैलापागोस आइलैंड इज एसोसिएटेड विथ विच साइंटिस्ट? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। नेक्स्ट आपको मैं बाद में बताऊंगा कि और एक है जिसको नाम हम बोलते हैं मेलाई आर्किपेलागो। मेलाई आर्किपेलागो इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ क्लस्टर ऑफ आइलैंड, वो भी एक छोटा सा आइलैंड टाइप का है। उसको हम लोग आज उसका नाम देते हैं इंडोनेशिया।
पहले उसका नाम क्या था? क्लस्टर ऑफ आइलैंड, दैट इज मेलाई आर्किपेलागो। ये एक्चुअली ह्यूमन का एक रेस के नाम से हुआ है। आर्चिपेलागो रेस है ह्यूमन का, वहां पे फर्स्ट गए थे वो, उसके नाम से ही उसको मेलाई आर्किपेलागो बोलते हैं, एंड दैट इज टुडे इट इज कॉल्ड एज इंडोनेशिया, एंड दैट वर्ड इज एसोसिएटेड विथ व्हाट ना? अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। ये तो नाम सुने हो, तो आप लोग जानते हो ना कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी व्हिच इज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, it is famously called as what na Darwin Wallace theory. It is not the contribution completely by the Darwin, because some of the contribution also given by Wallace, and Wallace का working site and Darwin का working site दोनों completely अलग है। समझ में आ रहा है कि कोई किसी को नहीं जानते हैं, कभी किसी का मुलाकात भी नहीं हुआ है, लेकिन दोनों का एक्सपेरिमेंट का तरीका, दोनों का कंक्लूजन ऑलमोस्ट सिमिलर। वर्किंग साइट ऑफ डार्विन इज गैलापागोस, वर्किंग साइट ऑफ दैट इज वॉलेस इज मेलाई आर्किपेलागो। क्या देखे मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। जब ये डार्विन साउथ अमेरिका एंड गैलापागोस आइलैंड में गए तो वहां पे बहुत सारा डाइवर्सिफाइड स्पीसीज को वो देखे, बहुत सारा डाइवर्सिफाइड स्पीसीज। आई एम इंडिकेटिंग व्हाट ना प्लांट्स एंड एनिमल बोथ। प्लांट को हम लोग बोलते हैं फ्लोरा एंड एनिमल को बोलते हैं फना। सो डाइवर्सिफाइड प्लांट एंड एनिमल दैट इज फ्लोरा एंड फना, वो डेंसली स्टडी किए, डीपली स्टडी किए फॉर 5 years। सोचिए क्या देखे ना, मैक्सिमम एनिमल्स और प्लांट्स आर देयर व्हिच आर सिमिलर इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड ऐसे भी बहुत सारा कैरेक्टर देखे वो डिफरेंट भी है। तो सम ऑफ द कैरेक्टर व्हिच आर सिमिलर एंड सम ऑफ द कैरेक्टर्स व्हिच आर डिसिमिलर। किसी किसी के बीच में सिमिलरिटी ज्यादा है तो किसी किसी के बीच में डिसिमिलरिटी ज्यादा है। यहां पे देखिए दिमाग कैसे उनका स्ट्राइक किया। आप सोचिए उस टाइम में उनका दिमाग कितना काम कर रहा था। वो सोचे कि अगर ये सिमिलरिटी ज्यादा है, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मोर सिमिलर है, देन दे आर मोर क्लोज और डिस्टेंटली क्लोज्ड, डिस्टेंटली रिलेटेड। क्लोज रिलेटेड कि डिस्टेंटली रिलेटेड? अगर क्लोजली रिलेटेड है तो उनका ओरिजिन सेम होगा ना कि डिफरेंट होगा? दैट्स इट। अगर ओरिजिन सेम है, एंसेस्टर सेम है, क्लोजली रिलेटेड है, मतलब उनका इवोल्यूशन एक पर्टिकुलर टाइम में हुआ होगा कि डिफरेंट टाइम में हुआ होगा? कितना माइंड स्ट्राइक किया देखिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि एक ईयर है, ईयर हैविंग 12th month and every month has 4 week, राइट? यही तो है। एंड 10 ईयर को हम लोग बोलते हैं एक डेकेड। तो डेकेड, ईयर, मंथ, वीक, डेज, ये नॉर्मल टाइम। जियोलॉजिकल टाइम क्या है ना? टाइम ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज जियोलॉजी। जियोलॉजिकल टाइम 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ है। नंबर 1 एरा, नंबर 2 पीरियड, नंबर 3 इपोक। सबसे बड़ा क्या हो गया? एरा। प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक पढ़े हो? ईच एरा कंटेन्स मेनी पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड, जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड। समझ में आ रहे? एवरी पीरियड कंटेन्स मेनी एरा। तो सबसे लार्ज यूनिट क्या है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का? एरा। स्मॉल क्या है? इपोक। लास्ट लाइन, बी अटेंटिव। दोबारा नहीं बोलेंगे, खिड़की खुला है, समझ लेना बाकी चीज। अब देखिए, मोर द क्लोजनेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म मीन्स व्हाट? मस्ट बी बिलोंग्स टू द कॉमन ऑरिजिन। कॉमन ऑरिजिन है, मस्ट बी फाउंड इन द आइदर सेम एरा। अगर एरा सेम है तो हो सकता है कि पीरियड अलग। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर पीरियड अलग है, अगर पीरियड अलग है लेकिन हो सकता है कि एरा सेम। अगर इपोक सेम हुआ तो 100% पीरियड भी सेम होगा, एरा भी सेम होगा।
बात को समझ रहे हैं? मोर द क्लोजनेस, मे बी मोर सेम इपॉक। अगर इपॉक सेम हुआ तो पीरियड भी सेम होगा, एरा भी सेम होगा। अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, थोड़ा सा डिस्टेंटली, हो सकता है कि इपॉक डिफरेंट हो, लेकिन हो सकता है कि पीरियड सेम हो। अगर पीरियड सेम हुआ तो एरा सेम हो। अगर डिफरेंस ज्यादा हुआ तो इपॉक भी डिफरेंट होगा, पीरियड भी डिफरेंट होगा, हो सकता है कि एरा भी डिफरेंट हो। वो तो डिपेंड करता है कि आपके बीच में सिमिलरिटी कितना है, डिसिमिलरिटी कितना है। समझ में आया कि नहीं? तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल is correlated with the biological world. The geological world is correlated with biological world. ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं कि biological world किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है। नो, अगर हम आपस में मिले हुए हैं मतलब हम लोग का कॉमन ओरिजिन होगा, ओरिजिन सेम है तो टाइम पीरियड भी तो सेम होना चाहिए। आप समझिए, बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग कितना डिसिमिलरिटी है, रेप्टाइल्स ह्यूमन बीइंग कितना डिसिमिलरिटी है। तो क्या हम लोग एक साथ एक टाइम में ओरिजिनेट हो सकते हैं? नो। आप सोचिए इवोल्यूशन कितना इंटरेस्टिंग है, टू इंटरेस्टिंग। बट आपका वो इंटरेस्ट लेवल उस लेवल में होना चाहिए, तभी तो जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इवोल्यूशन का क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट होता है क्योंकि कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी को समझने के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल में जाना पड़ेगा। बात को समझे? सो राइट प्लीज। More the similarity, more closely they are related. मैं कंसेप्ट आपको समझा दिया, बहुत लिख नहीं रहा हूं। More the similarities in organisms, more closely they are related. More closely they are related means more close common ancestor, right? More close common ancestor means more closely they are related, means may present in same epoch, or period or era. बाकी इसका कहानी आपको समझ में आ गया? So geological history of the earth is closely related to biological history of earth. याद रहेगा ये पॉइंट? आता है क्वेश्चन यहाँ से। So we'll continue in the next class.